7 मई को रात के 8 बजे में हमारे घर पर 20 से 25 लोग आ गए और हमारे ऊपर हमला कर दिए। उसी तरह हमारे पापा को मार-मार के मार दिया वो लोग। उस रात्रि में वो 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किए। उसके बाद अभी तक कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। कोई ज़मीनी विवाद नहीं, ये लोग शराब माफिया थे और शराब का कारोबार करते थे। हमारे पापा लोग इस लोग को पसंद नहीं करते थे। हम लोग भी कभी आज तक बचपन से उस लोग को टोके तक नहीं हैं। हम लोग निकले तक नहीं, एक बेटा हो के हम पापा को देख तक नहीं पाए उस टाइम। जब हम जाके देख भी सकते, हम लोग भी मार देता। मेरा भाई, ये बड़ा भाई एक दूसरे के घर में जाके छिप गया था। ये लोग करीब 2 साल उसके बाद भागे रहे थे। फिर ये आए गाँव में, फिर वही गैंग का सिलसिला चालू रहा और जितने भी लोग हैं इनके गैंग में सारे बहुत ही कुख्यात हैं। पहले से उन पे प्रीवियस केस भी है, मर्डर का भी दफ़ा लगा हुआ है। ये पेशेवर अपराधी हैं ये लोग। तक बात रही शराब की, तो सारे लोग पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस भी मिले हुए होते हैं उनसे, कितना भी कहने पे नहीं मानते हैं। वो लोग पैसा के लिए रहते हैं। तो अभी जब मर्डर हुआ है तो उसमें पैसा लेके वो धारा चेंज कर दिए थे। नमस्कार। एक ऐसी घटना की चर्चा के साथ हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, जिस घटना की जानकारी के बाद सच कहिए तो कुछ कहने की स्थिति में हम नहीं हैं। हमारे रोसड़ा का ही ये घटना है। रोसड़ा शहर से मुश्किल से 10-12 किलोमीटर के दूर एक गांव है, वहाँ के एक शिक्षक हुआ करते थे, पवन कुमार चौधरी। समझिए कि 90 से वो बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। 36 साल पूरी जिंदगी उन्होंने अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने में ही बिता दिया। उनके पढ़ाए गए कई बच्चे IITN भी हुए, BDO, CO, SDO तक बना। शिक्षक और बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। उनके पढ़ाने की का तरीका, मिजाज वही जो गांव में किसी जमाने में देखते थे कि जो भी कुछ भी है तो आप लेके आइए, हम अपना शिक्षा दान में आपको दे रहे हैं। उस शिक्षक के साथ बहुत ही निर्मम घटना घटी है, बहुत ही जघन्य घटना घटी है। स्वाभाविक तौर पर वो शिक्षक कहीं न कहीं गांव के बच्चों के बीच और अभिभावकों के बीच जो हर गांव में शराब माफिया को लेकर जो एक माहौल बना है, उसके खिलाफ अक्सर वो आवाज उठाते थे। जो बच्चे पढ़ने आते थे उनके गार्जियन से भी कहते थे कि जब ये जैसे जैसे गांव में फैल रहा है, हम बच्चों के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है इसका। आजकल तो शराब के साथ साथ स्मैक और हीरोइन भी गांव पहुंचने लगा है। मतलब इस तरीके के पदार्थ भी गांव तक उसकी पहुंच हो गई है। इसका ये अक्सर विरोध करते थे और उसकी सजा ये उनको मिली कि लगभग 20 से 25 जो इस खेल में लगे हुए यंग जनरेशन के लोग थे, जिनको पढ़ने पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, वो इनके घर पर आते हैं और पीट पीट कर इनकी हत्या कर देते हैं। आज 1 महीने होने को है। 4 लोगों की गिरफ्तारी तब हुई जब लोग सड़क पर उतरे और सड़क पर उतरने के बाद जब घंटों रोड जाम रहा तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद पुलिस हाथ पर हाथ लिए हुए रखा हुआ। ये इस घटना की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हो भी रही है। सम्राट चौधरी भी कहते हैं कि 3C से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या ये जो हाफ इनकाउंटर का जो सिलसिला चल रहा है पूरे बिहार में, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज को रोशनी दिया, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने समाज में अच्छे कर्म की तरफ सोचिए इस तरफ मुखातिब किया। 36 वर्षों तक इसी सादगी में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी और आज सिस्टम और सरकार उस व्यक्ति के इस तरीके की जघन्य घटना के बावजूद भी साथ खड़ी नहीं। आप वीडियो में शिक्षक का उनका रहन सहन, फोटो, तस्वीर और जो घटना घटित हुई है वो सारा वीडियो आप देख रहे हैं। उनके दोनों पुत्र आज हमसे मिलने के लिए आए हैं। हम उनसे चाहेंगे कि उनसे आप जरा देखिए, उनका रहन सहन से आप समझ सकते हैं कि वो किस परिवेश में जीते होंगे। दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं। इनके और भाई सरकारी नौकरी में आ चुका है, ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस तरीके के परिवेश में पले बढ़े लोग शराब का खिलाफत करने पर इस तरीके से जघन्य घटना को अंजाम दिया जाए। और आज हम बता दें कि आज हमने DIG साहब से भी बात की है, हमने SSP को भी मैसेज किया है, थानेदार को भी मैसेज किया और DSP को भी मैसेज किया है
कि ये देख लीजिए कि ये यही इम्पैक्ट पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर पे। ये घटना क्या घटित हुआ और अभी क्या स्थिति है? 7 मई को रात के 8 बजे में हमारे घर पर 20 से 25 लोग आ गए और हमारे ऊपर हमला कर दिए। उसी दौरान हमारे घर के मम्मी पापा भाई बचाने आए हमको। उसी दौरान हमारे भाई मम्मी घर में छिप गए और उसके बाद हम और हमारे पापा उसमें फंस गए। तो हम और पापा को मारने लगा सब। उसी दौरान हम भी बच के भाग निकले और बाद में हमारे पापा को मार के मार दिया वो लोग। और उसके बाद एफआईआर फर्द बयान हुआ, उस पे एफआईआर लॉन्च हुआ। तो उसमें थाना अध्यक्ष 308 लगाए और बोले कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जब हमारे पापा की मृत्यु 18 तारीख के हो गया, उस रात्रि में वो 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किए। उसके बाद अभी तक कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए, आप इस तरफ आइए कि जो घटना है वो क्या वजह है? क्यों आपके पापा के साथ कोई ज़मीनी विवाद था या कोई पहले से कोई विवाद था? जो ये लोग जो लोग हैं, किस उम्र ग्रुप के हैं और उसका मंशा क्या था? सर जो कोई ज़मीनी विवाद नहीं, ये लोग शराब माफिया थे और शराब का कारोबार करते थे। हमारे पापा लोग इस लोग को पसंद नहीं करते थे। हम लोग भी कभी आज तक बचपन से उस लोग को टोके तक नहीं हैं। लेकिन उस लोगों में यही खून उबलता रहा जो ये लोग हम लोग का विरोध करता है। इस कारण से वो इसमें उबाल दुश्मनी पनपता गया। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे। उस लड़का को हम लोग शाम में करीब 5 बजे शराब लेके हम एक बागमती नदी का बांध है उधर जाते हुए हमने देखा। लेकिन हम लोगों ने ऐसा सोच ही नहीं था, जब अंदाज़ा भी नहीं लगा पाया कि हम लोग के साथ ऐसा घटना घटित करेगा। वो लोग करीब 20 से 25 लोग था, सभी शराब पिए हुए थे और वही बोलने आया चारों को मार देंगे, चारों को मार देंगे बोलते आया। और पापा को इतना मारा जो उस टाइम वो उनका जो चप्पल था, हमको एक मेरे खेत है उसमें घसीट के ले जाके फेंका हुआ था और उनका लाश एक मेरा लीची का बागान है उसमें फेंक दिया गया। और करीब आधा घंटा बाद हमने अंदर घर में छिपे हुए थे, हमारी मम्मी मेरे ग्रिल पे मारा, लेकिन ग्रिल टूटा नहीं और मेरा खिड़की को तोड़ दिया। लेकिन हमने सभी को फ़ोन किया, ग्रामीणों को, बाहर के लोगों को। जब तक वो आए तब तक हम लोग निकले तक नहीं। एक बेटा हो के हम पापा को देख तक नहीं पाए उस टाइम। जब हम जाके देख भी सकते, हम लोग भी मार देता। मेरा भाई, ये बड़ा भाई, एक दूसरे के घर में जाके छिप गया था। जब आदमी आया, आवाज़ आया, समझ में आ गया जब ये अपना आदमी है तब ये बाहर आया। करीब 10-15 मिनट हमको बाहर निकलने के बाद 10-15 मिनट बाद ये आया। ये कोई ज़मीनी विवाद कोई मामला नहीं है। ये सब शराबी माफिया सब था। ये सब रोड पे स्नैचिंग भी करता था। ये लोग करीब 1.5 साल से स्नैचिंग करता था, लोगों को धमकाता था, अपना गैंग चला रहा था ये लोग और वसूली भी करता था। रोड पे सड़क पे कोई ट्रक वाला जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, सबको रोक के बंदूक गोली दिखा के उससे पैसा छीनता था। ये सब बहुत दिन से कर रहा था। करीब 1-2-2.5 साल पहले एक ऐसा ही घटना घटित हुआ, तो उसमें एक दबंग लोग थे जो इसके घर पे चढ़ के इस सबको घटना का अंजाम के कारण इसके घर पे चढ़ के हिदायत भी देने आए थे। ये लोग करीब 2 साल उसके बाद भागे रहे थे। फिर ये आए गाँव में, फिर वही गैंग का सिलसिला चालू रहा और जितने भी लोग हैं इनके गैंग में सारे बहुत ही कुख्यात हैं। पहले से उन पे प्रीवियस केस भी है, मर्डर का भी दफ़ा लगा हुआ है। ये पेशेवर अपराधी हैं ये लोग। मतलब पुलिस को कभी सूचना नहीं दी कि इस तरीके से शराब बेचता है गाँव में खुल्लम-खुल्ला? हम लोगों के साथ ये 2022 में घटना किया था सर। जहाँ तक बात रही शराब की, तो सारे लोग पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस भी मिले हुए होते हैं उनसे, कितना भी कहने पे नहीं मानते हैं। वो लोग पैसा के लिए रहते हैं। तो अभी जब मर्डर हुआ है तो उसमें पैसा लेके वो धारा चेंज कर दिए थे और जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद वो आरोपी को गिरफ्तार किए या सरेंडर करवा लिए फ़ोन करके, ये भी जानकारी नहीं है। अभी भी हम लोग को डर है कि वो जो अभियुक्त की माँ है वो काफ़ी फ्रॉड औरत है। वो उन पे भी मर्डर का केस है पहले से। वे अपने हस्बैंड के भाई की वाइफ़ को मर्डर में उनका नाम था। वो लोग पहले से ही इस सब कांड में संलिप्त पाए जाने वाले लोग हैं और वो अभी भी हम लोग की सुपारी किसी को देने का प्लान कर रहे हैं सर। लेकिन हम लोग बहुत डरे हुए हैं। अब पुलिस से आश्वासन कुछ मिल नहीं रहा है। आज पुलिस फ़ोन करके बोलती है वो 4 दिन में सरेंडर करने वाले हैं, 2 दिन में सरेंडर करने वाली है। बताइए, उसको इतना पता है लेकिन ये अब गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। कितना कांड संख्या क्या है? अभी वाला कांड 171-26 है। अभी वाला कांड संख्या 171-26। तो आपने सुना है, दोनों भाई हैं, इन्हीं के पिता जो शिक्षक थे 36 वर्षों से गांव में। उस दौर में लोग याद करते हैं इस तरीके से शिक्षा जो है ना, शिक्षा को किस तरीके से लोग देखते थे और शिक्षा का नज़रिया क्या होता था, ये समझने वाली बात है। शिक्षा एक दान के रूप में लोग देते थे। उस दौर के ये शिक्षक हैं और उनके साथ इस तरीके का बर्ताव हुआ है। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री और डीजीपी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और वाकई में
समस्तीपुर जिले की पुलिस की क्या स्थिति है, पिछले 2 दिन से हम यहाँ पर हैं, मुझे महसूस हो रहा है कि लालू यादव के शासनकाल में जो समस्तीपुर की स्थिति किसी वक्त हुआ करता था, जब एक से एक एसपी हुआ करते थे, उस दौर में हमने देखा है कि जब अपहरण उद्योग चलता था समस्तीपुर में, उससे कोई बेहतर स्थिति अभी समस्तीपुर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नहीं है। खुल्लम खुल्ला सब कुछ चल रहा है, जमीन माफिया का उसी तरीके से राज है, शराब माफिया भी उसी तरीके से समानांतर सरकार चला रही है। अब आप सोच सकते हैं कि इस जिले में रहने वाले लोग कहाँ से कैसे सुशासन का अनुभव ले सके, कैसे सोच सके कि हम सुशासन में जी रहे हैं। एसपी का हालात ये है कि एसपी घर से नहीं निकलता है, इसलिए थानेदार का मन बढ़ा हुआ है। डीएसपी जनाब 94 बैच के हैं समस्तीपुर में, रोसड़ा में 94 बैच के, कैसे पोस्टिंग हुई है आप सोच सकते हैं। रोसड़ा जैसे अनुमंडल जो आप समझ सकते हैं बिहार के सबसे पुराने अनुमंडल में एक अनुमंडल है, और वहाँ किसी प्रमोटी को अगर डीएसपी बनाकर भेजा गया है तो प्रमोटी डीएसपी क्या कर सकता है, यहाँ के आम लोगों से हमें जानकारी मिली है। थानेदार का कहने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, बस जो सिस्टम आप सोचते होंगे, मतलब समस्तीपुर जिला लगता ही नहीं है कि बिहार का एक हिस्सा है। ठीक आप लालू के उस राज का अनुभव आप कर सकते हैं यहाँ। चलिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि डीजीपी हो या डीजी कुंदन कृष्णन जी हो या मुख्यमंत्री हो, इस मामले में संज्ञान ले, क्योंकि ये सब बात जो है एहसास दिला रहा है, और सिर्फ कहने से नहीं है कि हम 3C से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप खुद अपने सोर्सेज से पता कर लीजिए। डायरेक्ट एसपी है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्रमोटी एसपी है, डायरेक्ट एसपी है, घर से नहीं निकलता है। इसका यही दशा है। अपराध की तो बात छोड़ दीजिए, पूरा ये जिला जो है कुछ पुराने एसपी की वजह से चल रहा है। विनय तिवारी और उसके बाद भी एक मिश्रा आए हुए थे, उन्होंने कुछ ऐसा अपराधियों पर करके गए हुए हैं, कई अपराधी जेल में हैं, जो कुछ राहत है। लेकिन बाकी जितने तरीके के अपराध हो सकते हैं सारे अपराध यहाँ हो रहे हैं, और पुलिस वसूली के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहा है।